एक तो मैच के दिन ही बारिश क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब मैच होता है ना हम भी खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि 5 दिन का इंतजाम हो गया, आराम से बैठ के मैच देखेंगे। अब जब बारिश हो जाता है, मैच नहीं होता है, फिर पता नहीं लगता कि पूरा दिन अब करना क्या है। अब करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको पता होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट आज शुरू हुआ है। पहले तो गेम 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, फिर सिर्फ 35 ओवर्स ही हुआ है। मतलब मैच के बारे में बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। 35 ओवर से हुआ आज के दिन, और बारिश और बैड लाइट की वजह से मैच खत्म हो गया, और मैच आज का दिन खत्म हुआ है। और कानपुर में हमेशा बैड लाइट का इशू रहता है, हमेशा। अगर आप याद करो कि लास्ट टाइम जब इंडिया इधर टेस्ट मैच खेलने आया था, खेला था कानपुर में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2021 में था, वो मैच इंडिया जीतने वाला था। इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था, सिर्फ एक विकेट, और वो मैच ड्रॉ हो गया क्योंकि बैड लाइट था और अंपायर ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था। अगर बैड लाइट नहीं होता तो शायद वो मैच इंडिया जीत जाता, सिर्फ एक विकेट चाहिए था। तो कानपुर में हमेशा बैड लाइट का इशू रहता है, और आपने नोटिस भी किया होगा आज भी सुबह 11 बजे मैच स्टार्ट होता 10:30 को, 11 बजे हर एक फ्लड लाइट्स ऑन थे, लाइट सुबह को चालू कर दिया था इन्होंने। बहुत ही खराब दिन था क्रिकेट के लिए। लेकिन इस मैच पर ना हमें थोड़ा ग्राउंड के बारे में, पिच के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डिबेटिंग इशू है, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, जो सब बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना है, मतलब बहुत ज्यादा डिबेटिंग इशू है। अब कानपुर में अभी तक 23 टेस्ट मैचेस हुआ है, जिसमें बैटिंग फर्स्ट 7 बार जीता है, बैटिंग सेकंड 3 बार जीता है, बाकी हर एक मैच ड्रॉ हुआ है। मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग करता है वो ज्यादातर मैच जीतता है, 7 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीता है। ठीक है। अगर आप कानपुर में हर एक इनिंग्स की बैटिंग एवरेज भी देखो, स्कोर देखो, तो पहले इनिंग का जो बैटिंग एवरेज है वो है 370। ठीक है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 322। थर्ड इनिंग स्कोर है 253, और फोर्थ इनिंग स्कोर है सिर्फ 137। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 370 और फोर्थ इनिंग्स एवरेज स्कोर है 137। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि एज द मैच प्रोग्रेसेस, इस पिच पे, इस कंडीशन पे, इस ग्राउंड पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टॉस रिपोर्ट पे अगर आप देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों पे, हिंदी वाले में आरपी सिंह थे, इंग्लिश वाले में मुरली कार्तिक थे, दोनों कह रहे थे कि टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, जो इस ग्राउंड का हिस्ट्री भी रहा है। और इस ग्राउंड पे क्योंकि ब्लैक सॉइल वाला पिच पिच यूज हुआ है, हमेशा वही वाला पिच था, थोड़ा सा लो बाउंस है, थोड़ा टर्न मिलेगा, और 3-3 स्पिनर्स प्लेइंग 11 में होना चाहिए। और हम सबको हमें लगा था कि कुलदीप यादव इस मैच पे खेलेंगे, मतलब हम कंफर्म थे। अब रोहित शर्मा टॉस पे आके दो दो बार सरप्राइज कर देते हैं हमें। पहले रोहित शर्मा टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है, और ऊपर से बोलता है कि सेम प्लेइंग 11 है। मैं तो प्लेइंग 11 से ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोग हमेशा कहते हैं, मैनेजमेंट हमेशा कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट देखना है, जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट देखना है। ये बोल के दो दो टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ खिला दिया उसको, जो मेरे समझ से बाहर था कि दोनों टेस्ट में जसप्रीत बुमराह कैसे खेल रहे हैं। पर जरूरत ही नहीं था ना, एटलीस्ट हम पहले में जीत गए, तो अभी इस पे कुछ प्रेशर ही नहीं। और कुलदीप यादव नहीं है, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन मेरे हिसाब से ना शायद इस मैच पे अगर आप 3 पेसर्स को खिला रहे हो, तो इयाज दयाल का डेब्यू हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूं क्यों, क्योंकि एक तो आपने उसको दिलीप ट्रॉफी के बीच में बुलाया फिर शायद ये मैच उसके लिए बेस्ट होता, क्योंकि कुछ प्रेशर ही नहीं था। एक तो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हो, ऊपर से ऑलरेडी हम फर्स्ट मैच जीत चुके हैं, लास्ट मैच है, तो इयाज दयाल के लिए शायद बेस्ट मैच होता आज डेब्यू करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जाके नेक्स्ट कुछ सीरीज पे शायद उसको इंडिया की टीम में मौका भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट स्क्वाड में भी नहीं। बाकी दो प्लेयर जो खेल नहीं रहे प्लेइंग 11 में, एक सरफराज खान, दूसरा ध्रुव जुरैल, उनको तो मौका मिलेगा, और वो लोग अगर मौका प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा फिर भी वो स्क्वाड में रहेंगे। सरफराज और ध्रुव जुरैल स्क्वाड में रहेंगे। लेकिन एक बार शमी फिट हो गया फिर यास दयाल तो शायद नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से शायद यास दयाल का डेब्यू हो जाना चाहिए था, वो भी खुश होता, मैं भी खुश होता। आप ध्रुव जुरैल, सरफराज, यास दयाल तीनों मिलके कैब बुक करके जाएंगे कानपुर से लखनऊ ईरानी कप खेलने, ये तो फिक्स हो गया। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। एक अलग ही फीलिंग होता है जब आप इंडिया का जर्सी पहनते हो, जब डेब्यू कैप मिलता है। और इससे बेटर सीरीज, इससे बेटर मैच शायद यश दल के ना हो। हालांकि उम्मीद करते हैं कि उसको जल्दी मौका मिले, एक मैच खेलने के लिए मौका मिले। तो इंडिया का तो प्लेइंग 11 सेम था, दे वेंट टू इट 3 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स। लेकिन बांग्लादेश के कैप्टन शंटो कहते हैं टॉस पे कि अगर बांग्लादेश टॉस जीतता तो भी बांग्लादेश पहले बैटिंग ही लेता, और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स है, शाकिब, मेहंदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम।
मतलब दोनों कैप्टन में से किसी एक ने तो इस पिच को गलत एसेस किया है। लेकिन बात है कि अगर मान लो रोहित शर्मा ने गलत एसेस किया इस पिच को, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में है, तो क्या फर्क पड़ता है। अब जो मुझे लगता है कि सब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के फील्डिंग क्यों चुना, मुझे लगता है ना कि पूरा डिसीजन रोहित शर्मा ने आज सुबह को लिया है। दोनों डिसीजन, एक टॉस जीत के फील्डिंग करने का, दूसरा प्लेइंग 11 में 3 पेसर्स रहने का, कुलदीप को ना खिलाने का। एक पूरा दोनों डिसीजन मुझे लगता है रोहित शर्मा ने आज सुबह को किया है वेदर देख के। और मुझे जो समझ में आता है ना, रोहित शर्मा ने डिसीजन इसलिए लिया है, मान लो अगर हम टॉस जीत के बैटिंग लेते, जो ओवरकस्ट कंडीशन था और पिच पे शायद थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी था, तो रोहित शर्मा ने ये सोचा होगा जिस तरीके से हसन महमूद का बॉल चेन्नई पे भी स्विंग हो रहा था, और हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से बहुत सारे बैट्समैन का फॉर्म भी नहीं है, तो अगर मान लो हम टॉस जीत के पहले बैटिंग लेते, फिर रोहित शर्मा, जायसवाल, गिल, विराट कोहली पहले से ज्यादा खास फॉर्म में नहीं है इन 4 में से 3, ठीक है, गिल भी पहले इनिंग्स में अच्छा नहीं करता है, तो हो सकता था कि हम फंस जाते इधर। आप शायद इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर लेते। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा हमारे टॉप ऑर्डर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप बिगर पिक्चर देखो ना, कि हमारे जो अगले सीरीज है वो बड़े टीम के साथ है, एक न्यूजीलैंड के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, और रोहित शर्मा का फॉर्म में रहना, विराट कोहली का फॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पिच पे अगर, जो रोहित शर्मा का सोच था कि अगर हसन महमूद का बॉल स्विंग कर जाए, ठीक है, जितना ओवरकट कंडीशन है, तो हो सकता है कि हमारा पहले जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो बहुत जल्दी जल्दी आउट हो जाए, जो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे जाके, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बचाने के लिए 60% ये सोच के इन्होंने ये डिसीजन लिया है पहले फील्डिंग करने का। जो बाकी 40% डिसीजन मुझे लगा कि रोहित शर्मा को लगा बहुत ज्यादा ओवरकट कंडीशन है, हम 3 पेसर्स पर जाएंगे, बांग्लादेश को 2 सेशन में ऑल आउट कर देंगे, फिर हम जब इंडिया पहले बैटिंग करने आएगा, पहली इनिंग्स पे इतना रन बना लेंगे कि हमें 4th इनिंग्स का सोचना ही ना पड़े। 4th इनिंग्स पे बैटिंग करना मुश्किल है ना इस पिच पे, हम एक ही इनिंग्स पे इतना रन बना लेंगे बांग्लादेश को जल्दी से जल्दी आउट करके कि हमें 4th इनिंग्स का सोचना ही ना पड़े। शायद 40% थॉट ये भी था। तो मेरे हिसाब से अगर मैच हार जाते, मैं मानता हूं कि शायद सब रोहित शर्मा को ब्लेम करेंगे कि टॉस जीत के फील्डिंग क्यों चुना। लेकिन अगर आप ऐसे देखो एज ए लीडर, कि वो आप अपने बैट्समैन को थोड़ा बहुत टाइम दे रहे, कि अपने बैट्समैन स्ट्रगल ना करे, आपके बैट्समैन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वो ज्यादा रन बनाए, तो वो सोच के अगर आप देखो तो मुझे लगता है रोहित शर्मा एज ए लीडर हैज डन अ ग्रेट जॉब। यू शुड बी लकी टू गेट ए कैप्टन लाइक दिस, जो बैट्समैन के बाकी बैट्समैन के बारे में भी सोच रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक बात है ना, अगर हम बांग्लादेश के साथ टॉस जीत के गलत फैसला लेते हैं और उधर से हम मैच हार जाते हैं, इसका मतलब है हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला, इसलिए हम बांग्लादेश के साथ हार गए। क्योंकि टॉस फैक्टर तो बांग्लादेश के साथ होना भी नहीं चाहिए ना, चाहे टॉस जीते चाहे टॉस हारे, हमें बांग्लादेश के साथ जीतना ही है। अगर टॉस की वजह से हम मैच हार जाते कि टॉस में गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेला होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, और मुझे मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, चाहे वह डिसीजन थोड़ा सा गलत निकले, लेकिन रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया एज ए लीडर सही डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ बिगर पिक्चर, की एटलीस्ट बैट्समैन जब भी बैटिंग करना है, हमारे बैट्समैन एक बेटर कंडीशन रहे, थोड़ा सा धूप निकले, ताकि हम स्ट्रगल ना करें, जो मेरे लिए सही है। आप सुबह को एक एंड से नए बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह डाल रहे थे, दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज। और शायद आपको याद होगा, मैं 1-2 हफ्ते पहले चीज कहा था कि जब शामी फिट हो जाएगा और अगर हमारे टेस्ट प्लेइंग 11 में 3 पेसर्स होंगे, तो वो 3 पेसर्स होंगे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। मैंने ये चीज 1-2 हफ्ते पहले कहा था कि शायद आकाशदीप सिराज को रिप्लेस कर देगा। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सिराज, वन सेकंड, ही इज अ ग्रेट बॉलर। सिराज रेड बॉल क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आकाशदीप थोड़ा सा शायद आगे आ जाएगा, इस वजह से भी कि आकाशदीप को थोड़ा बहुत बैटिंग भी आता है। आप ये चीज याद रखना, शायद नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आकाशदीप सिराज को रिप्लेस कर दे टेस्ट में, प्लेइंग 11 में एटलीस्ट। अब सुबह का 7 ओवर चला जाता है, बुमराह ने शायद 4 ओवर डाला था, सिराज ने 3 ओवर डाला था, एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। 1-2 बॉल पे थोड़ा बहुत बीट हुआ था, जो हमेशा होता है बैट्समैन, लेकिन कहीं भी नहीं लगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और दिन का 8th ओवर नए बॉल के साथ डालने जाते हैं अश्विन, 8th ओवर। अब कमेंटेटर सब थोड़ा बहुत ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि अगर रोहित शर्मा ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना, ये सोच के कि पेसर्स को मदद मिलेगा, 3 पेसर्स को भी खिला लिया, ओवरकस्ट कंडीशन है, तो फिर 8th ओवर पे अश्विन कैसे बॉल डाल रहा है। अब करे तो करे क्या। अगर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर डाल लिया नए बॉल के साथ और एक भी विकेट नहीं गिरा, और ऐसा भी नहीं था कि ज्यादा कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, इसका मतलब है पिच में ज्यादा कुछ सीम मूवमेंट था ही नहीं, ठीक है। 9th ओवर डालने आते हैं आकाशदीप, और मैं आकाशदीप के बारे में सेम चीज बोल बोल के थक गया हूं। दिलीप ट्रॉफी से स्टार्ट किया था,
अभी भी सेम ही चीज कह रहा हूं कि क्या बेहतरीन सीम पोजीशन है, क्या बेहतरीन सीम पोजीशन है। और आकाशदीप जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट बॉल डालता है ना, वो डबल डेंजर हो जाता है, क्योंकि वो एक ही टप्पे पे बॉल को डाल के अंदर बाहर करता है। अगर आपने पहले मैच देखा होगा तो उसने बैक टू बैक दो बैट्समैन को बोल्ड किया था, दोनों बॉल राउंड द विकेट डाला था, दोनों बॉल गिर के अंदर आया था, एंगल करके अंदर आया था। अगर आज पहला विकेट देखो जाकिर हसन का, वो बॉल अंदर आया, बॉल गिरा, उसके बाद जाकिर हसन थोड़ा आगे भी आया स्विंग को काटने के लिए, बॉल गिर के बाहर की तरफ गया आउटसाइड एज, और जयसवाल का गाली में एक बेहतरीन कैच फिर से। फिर अगर आप दूसरा विकेट देखो जो आकाशदीप अपने तीसरे ओवर पे लिया, वो शदमान इस्लाम का विकेट था। एक तो मैं शदमान इस्लाम के लिए पहले मैच में बोल चुका हूं कि वो डिफेंस कैसे करता है, वो कूद कूद के डिफेंस करता है। अगर आप उसको देखो, वो जब डिफेंस करता है उसका दोनों फुट हवा में रहता है, इस तरीके से आप डिफेंस नहीं कर सकते हो। अगर देखो अब शदमान का विकेट राउंड द विकेट अगेन, बॉल गिर के एंगल के अंदर आए, तो अगर एक बॉलर एक एंड से एक ही टप्पे पे बॉल डाल के अंदर बाहर कर रहा है तो खेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम पे बांग्लादेश 29 for 2 था, उसके बाद शांटो और मोमिन लॉक के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्ड हुआ है। शांटो में पहले भी कहा हूं कि स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। मोमिन लॉक पहले 30 मिनट्स मुझे लगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि ये बच कैसे जा रहा है, बार बार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अब अश्विन आते लंच के बाद, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि जो बॉल टर्न नहीं करता ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन को ऐसा, बैट्समैन का सोच करना कि बॉल टर्न होगा टर्न होगा। अगर आप शांटो का विकेट देखो, राउंड द गया था अश्विन, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉल गिर के बाहर जाएगा, क्योंकि ऑफ स्पिनर है, वो कैरम बॉल भी नहीं था कि गिर के अंदर आए, बॉल गिर के सीधा गया और सीधा प्लम्ड, फिर भी उसने डीआरएस लिया, पता नहीं क्यों। अच्छे इनिंग्स खेला, जब तक खेला बहुत सॉलिड लगा था शांटो, बहुत क्लीन बैटिंग करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आकाशदीप का जो एक नेगेटिव चीज मुझे दिखा है, इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, जब वो ओवर द विकेट आता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए जब वो ओवर द विकेट आता है, उसके पास एक ही बॉल है जो बाहर की तरफ जाता है। ओवर द विकेट आके वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बॉल गिरा, पिच करके अंदर की तरफ लेके नहीं आ सकता है। और आपने देखा भी होगा, इसके लिए मोमिन लॉक ने बहुत सारे बॉल को कट भी किया, अपर कट भी किया है, क्योंकि मोमिन लॉक को पता था बॉल गिर के बाहर ही जाएगा, ठीक है। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए वो बाहर की तरफ लेके जा सकता है। अगर आपने इंग्लैंड वाले सीरीज में देखा होगा, जैक क्रॉली को पहले ओवर पे शायद बोल्ड कर दिया था, जो शायद नो बॉल था, उधर बाहर अंदर बाहर दोनों हो रहा था। लेकिन ओवर द विकेट आकाशदीप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा शायद थोड़ा सा खराब है। और मुझे ये भी देखना है कि आकाशदीप पुराने बॉल के साथ क्या रिवर्स स्विंग करवा सकता है, क्योंकि वो सिराज के पास वो क्वालिटी है। अब 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद मुशफिकुर रहीम और मोमिन हक के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्ड हुआ है। 107 for 3 है आज के दिन में। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश खुश होगा, क्योंकि अगर इंडिया ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना है, तो इसका मतलब है इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 100 के स्कोर पे 5-6 विकेट तो गिर ही जाए। अगर सिर्फ 3 विकेट गिरा है तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश को खुश होना चाहिए। और ये भी है ना कि अगर जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर डाला है आज के दिन और एक भी विकेट नहीं मिला है, मतलब आपने अच्छा खासा बैटिंग किया, आपने जसप्रीत बुमराह को अच्छा खासा डॉच किया है, ठीक है। अगर बुमराह विकेट ले लेता फिर तो 4-5 विकेट इधर भी गिर जाता। तो बैट्स आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बांग्लादेश के बैट्समैन ने जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को खेला है, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए भी इतना ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच है, क्या पता कल सुबह पहले 1-2 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर कल भी बांग्लादेश पहला सेशन अच्छा खेल लिया, मान लो एक विकेट, सिर्फ एक ही विकेट जाता सुबह को और पूरा सेशन में 60-70 रन आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत इंडिया प्रेशर में होगा। अगर बांग्लादेश एटलीस्ट 250-270 क्रॉस करे, थोड़ा बहुत प्रेशर में होगा इंडिया। बाकी तो सब सही चल रहा है दोनों टीम के लिए। मुझे लगता है कि अभी तो बैलेंस पे ही है। थोड़ा बहुत इंडिया थोड़ा सा बहुत ये डिसअपॉइंटेड होगा कि टॉस जीत के फील्डिंग लिया था, शायद थोड़ा और 1-2 विकेट एक्स्ट्रा गिरना चाहिए था। आप थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बारे में बात करते, ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो श्रीलंका के बारे में बात किया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। श्रीलंका न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट खेल रहा है, ऑलरेडी पहला टेस्ट जीत के आ रहा है श्रीलंका। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं श्रीलंका का स्कोर है 602 for 5, 602 for 5। श्रीलंका पहले इनिंग्स पे अभी तक बैटिंग कर रहे हैं। मैंने बात किया था कमिंदू मेंडिस के बारे में कि बेहतरीन टैलेंट लगता है मुझे। 7 मैच पे 750 प्लस स्कोर था, अपने पहले 7 मैच पे। 8th मैच था उसमें भी 50 प्लस स्कोर है, और 50 प्लस स्कोर छोड़ो 182 पे नॉट आउट है, 182 पे नॉट आउट। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि करियर के पहले 8 मैच पे लगातार 8 बार 50 प्लस स्कोर। और कुशल मेंडिस भी 100 पे खेल रहे नॉट आउट। 602 for 5 अभी तक बैटिंग कर रहे श्रीलंका। अगर श्रीलंका 750 बना के भी डिक्लेयर करता है ना, मुझे लगता है कि फॉलो ऑन पे गिरेगा न्यूजीलैंड और हारेगा भी मैच। इधर से न्यूजीलैंड मैच तो नहीं जीत पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2-0 होगा या फिर 1-0 होगा, ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो
इस पिच पे गले पे मैच है, स्पिनर्स के लिए इतना बेहतर हो जाता है जैसे ही इनिंग्स प्रोग्रेस होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा लगता है। और जब श्रीलंका अच्छा करे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कामिंदो मेंडी जो टैलेंट है, मुझे उम्मीद है होपफुली, फिंगर्स क्रॉस की बहुत अच्छा करे आगे जाके। ऐसे बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनका करियर बहुत हाई स्टार्ट होता है, फिर एक तरीके से डाउनफॉल हो जाता है। थोड़ा बहुत हैरी ब्रूक एज एन एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा करियर स्टार्ट किया, ऐसा नहीं अभी खराब खेला, अभी भी बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है हैरी ब्रूक, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट किया था उससे थोड़ा खराब ही चल रहा है। बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं करते हैरी ब्रूक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अच्छा लगता है कि श्रीलंका अच्छा कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।